नमस्कार एवरीवन। आज काफ़ी दिनों बाद एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है उस पे हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है। पहले 25% लगाया था, ये बताकर कि इंडिया जो है वो ज़्यादा टैरिफ लगाता है और हमारा मतलब यूएस और इंडिया के बीच में यूएस का जो डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने 25% लगाया। उस बात को लेके हम सहमति जता भी लेते, उस पर एग्रीमेंट भी करने का चांस था, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बात अपने आप ही पलट दी और फिर से 25% लगा दिया अलग से। मतलब पहले 25 और फिर 25, तो दो बार 25-25% करके ऐसे 50% टैरिफ हमारे ऊपर उन्होंने लगाए। जो सेकंड बात उन्होंने बोली जिस पे सबसे बड़ी दिक्कत आई है, जिसकी वजह से जो हमारी ट्रेड डील होनी थी उसको एक तरीके से बीच में रोका गया, वो है कि उन्होंने ये बोला कि आप रशिया से तेल लेते हैं और ये बात गलत है, इसलिए आप यूक्रेन में जो रहते हैं वॉर है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए हम आप पे 25% टैरिफ लगा रहे हैं। अगर यही देखा जाए तो पूरा का पूरा यूरोप है जो रशिया से तेल और गैस ले रहा है, तो पूरा का पूरा यूरोप भी सपोर्ट कर रहा है इस वॉर को। और हम यूक्रेन को डीजल दे रहे हैं 15% जो उनका टोटल रिक्वायरमेंट है उसका, इस हिसाब से हम यूक्रेन की भी हेल्प कर रहे हैं। वी आर अ न्यूट्रल पार्टी एंड इंडिया इज़ द ओनली स्टेट जो अपना रशिया से तेल ले करके और बाकी जगह सप्लाई करके जो तेल के प्राइसेस को रोके हुए है। वरना अगर ये जब से वॉर शुरू हुई है और फ्री फ्लो मार्केट में अगर ये स्थिति चलती रहती, आपने ईरान पे भी पाबंदियाँ लगा रखी हैं, वेनेजुएला पे पाबंदियाँ लगा रखी हैं, रशिया के साथ भी अगर ऐसा रखते और तेल की आपूर्ति नहीं हो पाती, इंडिया एक चैनल खुला नहीं रखता, तो इस टाइम पे जो तेल आपको 65-64 पर बैरल मिल रहा है डॉलर्स में, वो सीधा जाता है 80 to 100 के बीच में। और उससे जो रिसेशंस और पॉवर्टी और इन्फ्लेशन हिट होती, उसका जवाब कौन देगा, ये तो समझा नहीं। इसी अमेरिकन स्टेट ने जब बाइडन का प्रेसिडेंट था तब उन्होंने बोला था कि इंडिया इज डूइंग अ गुड थिंग। अभी अपनी बात से उल्टा मुँह कर गए हैं। चलिए, वो कहते हैं ट्रम्प जी का स्वभाव है कि वो अपनी बात से बार बार पलटते हैं। तो जैसे पलटने की बात पे बात आई, तो सबसे पहले जो हमने इसमें जो मेन चीज़ नोट करी वो ये है कि सबसे पहले इन्होंने पुतिन जी को बुलाया अलास्का में। प्रेसिडेंट पुतिन गए, उन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी और उन्होंने कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढा जाए, और पुतिन जी ने इनको समझा दिया पूरा प्रॉपर हिस्ट्री लेसन दे करके कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप से पहले से रशिया के प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के जाने के बाद भी रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ही होगा। वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ओबामा, बाइडन से पहले ट्रंप और अब वापस से ट्रंप को, इन सब का फेस देख चुके हैं और उनमें इनके आने जाने से ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। एंड इज स्टडली टेकिंग रशिया टू अ स्टेबल फ्यूचर। तो वहाँ पे छीछा लेतर हो गया। वही वाली बात है कि आपने इतनी बकवास करी तो उसको समेटना भी तो पड़ेगा। इन्होंने फिर बुलाया जेलेंस्की भाई साहब को यूक्रेन से। अब लेकिन पूरे यूरोपियन यूनियन को याद था कि पिछली बारी जेलेंस्की भाई साहब के साथ क्या हुआ था, कि कितनी बेआबरू होकर वापस गए थे। तो वो ना हो इसलिए पूरा का पूरा यूरोप गया उनके साथ। हंगरी का प्रेसिडेंट, फ्रांस का प्रेसिडेंट, इटली की प्रेसिडेंट, फलाना ढिमकाना जो आप आ रहा है सब, यूके, स्पेन, फलाना जो जो से हो सकते सारे गए और वहाँ जाके बटरिंग करी। जो उनको पता है कि लॉजिकल बात जितनी मर्जी कर लो, अगर ट्रंप को बटरिंग सही से कर दी तो सब चीज़ों में हाँ ओके बोल देता है। पर थोड़ा दाव पूरा पड़ा नहीं और थोड़ा उल्टा पड़ गया। उस चक्कर में ट्रंप भाई साहब ने बोल दिया कि देखो बात ऐसे, अगर इसको आगे चलाना है तो अब हम उधार पे सामान नहीं देंगे, हमें इसे ख़रीदना पड़ेगा आपको। तो उसका जो
इकोनॉमिक प्रेशर है वो यूरोप पे पड़ा। अब यूरोप ये समझ नहीं पा रहा है कि इसको आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना। ऊपर से पुतिन भाई साहब ने, आजकल आपने देखा होगा कि जो खबरें हैं कि कितना क्या अटैक वगैरह हो रहे हैं यूक्रेन के अंदर, उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अब जो बीच में हवा उठी थी कि यूक्रेन ने इधर अटैक कर दिया, ड्रोन अटैक कर दिए, उन सब का जो बदला लिया जा रहा है वो इतना घातक है कि जब तक ये वॉर ख़त्म होगी मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन के ज़्यादातर शहरों में कोई एक सिंगल बिल्डिंग स्टैंडिंग बचेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चरली वो ज़ीरो हो जाएगा। जो रेयर अर्थ मिनरल का जितना पार्ट है वो रशिया ने कब्जा ही लिया है, वो उसको वापस करेंगे नहीं। तो धीरे धीरे करके अब ये वॉर स्टेलमेट पे जा रहा है। इसका एक ही तरीका है कि भाई यूरोपियन समझें कि आपको पीछे हटना पड़ेगा और यूक्रेन को समझना पड़ेगा कि उन्होंने जो एरिया खोया है उसको नमस्ते करें और जो बचा है उसको समेटें और अपने आप को वापस से थोड़ा स्टेबल करें। क्योंकि बेमतलब में जाने देने का कोई मतलब नहीं है। आप एक बड़ी दीवार पे एक छोटा कंकड़ मार के ये नहीं सोच सकते दीवार टूट जाएगी। तो अब पुतिन भाई साहब ने तो डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब को अकल लगा दी। अब इनका हुआ कि भाई अगर चाइना से भिड़ूंगा तो पता चला इधर भी गया और उधर भी गया। उन्होंने चाइना को 90 दिन का एक्सेम्पशन दे दिया और हमारे ऊपर 25% और टैरिफ लगा दिया। अब इनको इसको ये नहीं पता था कि चाइना हमारे को सपोर्ट कर देगा। चाइना ने इंडिया को सपोर्ट कर दिया, इंडिया ने इनको रिप्लाई दिया नहीं, ना रिटेलिएट किया ना और कुछ। तो साइलेंट ट्रीटमेंट का समझा दिया कि अच्छा तुम बैठो। और पहली तरफ से जो अटैक आना था वो उसके आने से पहले एससीओ मीटिंग हो गई और मोदी जी चले गए पहले जापान फिर चाइना। तो जापान ने कह दिया कि हाँ भाई हम ट्रिलियंस ऑफ येन, उनके सब जो उनकी करेंसी येन है उसके ट्रिलियंस वो अब इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में और सब्सिक्वेंटली उस अमाउंट को बढ़ाएंगे। साइड बाय साइड एससीओ मीटिंग के अंदर जो आपने विजुअल्स देखे होंगे कि मोदी जी, पुतिन जी और शी जिनपिंग आराम से बात कर रहे हैं और कोने में नापाक देश का एक प्राइम मिनिस्टर कह लो, जो मर्जी कह लो, भिख मंगे की तरह खड़ा है। उस पर मीम भी काफ़ी बने हैं। तो वो चल रहा है। वहाँ से आने के बाद मोदी जी ने बड़े प्यार से अपनी बात रखी और क्लियर कर दिया कि इंडिया विल बी द नेक्स्ट पावर इन सेमीकंडक्टर्स और हमारे पास खूब उपनिवेश आ रहा है, हमारे को अलग से टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। एंड उसके आगे बढ़ते उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा कर दी कि 5 और 18% का स्लैब रहेगा, बाकी स्लैब हट जाएंगे और भी कई सारी चीज़ें हैं उसमें। तो ओवरऑल इससे बात क्या निकली कि जो ये चाह रहे थे कि हमारा शेयर मार्केट टूटे, नीचे जाए या और कोई दिक्कतें आएँ, वो कुछ नहीं हुआ। शेयर मार्केट इज स्टेबल, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हुई पर वो रिकवरेबल स्टेट पे आती जाएगी। इससे ज़्यादा पुतिन जी कुछ कर नहीं सकते। उनके इन सारे डिसीजंस के ऊपर उल्टा वर्डिक्ट आ ही चुका है, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना केस दर्ज करा है कि इसको संभालो। बाकी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस और सब उनकी तरफ से लाने लगी रहे हैं और थोड़े दिनों में जब शेल्फ से सामान गायब होना शुरू होगा तब उनको समझ आ जाएगी और वापस से पलटी मार के अपना स्टैंड सही कर लेंगे। तो ट्रम्प जी को बस इतनी ही हिदायत है कि थोड़ा देख के चलो, पाकिस्तान और बांग्लादेश को साइड में खड़ा करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आगे बढ़ने के लिए इंडिया की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने के लिए रशिया से बात क्लियर करके यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपको अपना यूरोप के अंदर जो बाकी देश हैं उनको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है और फिर आप फिक्र करिए कि चाइना और बाकी जगह आपको क्या करना है। हर जगह आग लगा करके दिवाली नहीं मनानी। आग तो लगा दोगे लेकिन उसका जो रिपरकशंस आ रहे हैं उससे हीट में आपका देश ही झुलस रहा है। टैरिफ्स कोई सीधा तरीका नहीं होता। टैरिफ्स का सारा बोझ आपके खुद के कंज्यूमर को भुगतना पड़ता है। आपने हमारा डायमंड इंडस्ट्री या अपैरल्स की इंडस्ट्री पर इफेक्ट डालने की कोशिश करी, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर वही चीज़ की वजह से आपके वहाँ पे ब्रांड्स और ये सफ़र करना शुरू करेंगे तब आप क्या करेंगे? आपके भी तो मिड टर्म्स आने हैं, उसका जवाब कौन देगा?
बाकी देखते हैं ट्रम्प जी कब इतनी जल्दी पलटी मारते हैं, क्योंकि एक बात क्लियर है कि ट्रम्प जी पलटी मारेंगे ज़रूर। चाइना हमारी तरफ खड़ा है, उसके लिए मैं 0% सर्टेन हूँ, लेकिन ट्रम्प पलटी मार करके अपना वो एकदम शोशा वाली करके वापस मार करके और आखिरी में बोलना, क्योंकि बोलेगा तो आखिरी में ज़रूर कि देखिए हमने सब कुछ क्लियर कर दिया, इंडिया से भी ट्रेड डील साइन होगी। वो सब कुछ होगा, लेकिन वो होगा इंडिया की शर्तों पे, जिसके बारे में आगे ऊपर नीचे कहीं खबर नहीं निकलेगी। ढिंडोरा पीटने की आदत हमारी नहीं है, ढिंडोरा पीटने की आदत अमेरिका की है, और अमेरिका का ढिंडोरा जितना मर्जी पीटते रहें, आगे चल के वो इंडिया को उनको अपने फोल्ड में लाना ही पड़ेगा, और हमारी इंडिया की खुद की शर्तों पे। बाकी देखते हैं कि ट्रम्प भाई साहब कितनी देर और पागलपंती करते हैं। तब तक के लिए लेट्स सी क्या होगा। आप सभी घर जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार।